हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास में द हिंदू के ओपिनियन पेज से इस प्यारे से आर्टिकल को कवर करेंगे। इंडियाज आर&डी फंडिंग, भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या फंडिंग होती है, क्या माहौल है आर&डी का, कितना टैलेंट है और क्या चुनौतियां हैं भारत के सामने, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। बड़ा इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। मुझे ऐसा फील हुआ कि आप सभी के साथ इसको शेयर करना चाहिए। अपना क्विज़ भी देख लो, आज का इसी आर्टिकल पे बेस्ड है। जो भी इस क्लास में सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन, बीच में वोकैब और लास्ट में ग्रामर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में आपको करवाते हैं। आइए पूरे मन से क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, इंडियाज आर&डी फंडिंग। ये आर&डी क्या होता है भाई? वर्ड तो आपने सुना होगा बहुत बार। देखिए, आर का मतलब है रिसर्च, डी का मतलब है डेवलपमेंट। आप कोई खोज करो, रिसर्च करो, कोई नई दवाई बनाओ, कोई नया गैजेट बनाओ, एआई में कुछ काम करो, साइंस के फील्ड में जो भी आप तरक्की करते हो वो होती है आर&डी से। सालों साल की मेहनत आपको करनी होती है कोई भी नई चीज़ ईजाद करने के लिए। उस प्रोसेस को बोलते हैं आर&डी। कह रहे हैं भारत में आर&डी की क्या फंडिंग है, कितना पैसा भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर आर&डी में लगाते हैं। ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स। चलिए नंबर्स को ब्रेक डाउन करें, नंबर्स को तोड़ करके देखें और क्या उनसे कंक्लूजन निकलता है। ब्रेक डाउन करना समझते हैं, किसी चीज़ को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ, है ना। चलिए, अब नंबर्स को ये ब्रेक डाउन आगे कर ही देगा। टाइटल पैराग्राफ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंडिया टेक्नोलॉजिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग एस्पिरेशंस hinge on a transformative shift in its R&D landscape। कह रहा है भारत की जो तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग एस्पिरेशंस हैं। एस्पिरेशन क्या होती है? महत्वाकांक्षा, डिज़ायर, एम्बिशन, बड़े बड़े सपने। भारत की तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो बड़े बड़े सपने हैं वो सारे हिंज ऑन करते हैं, डिपेंड ऑन करते हैं एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट पे। एक ऐसे शिफ्ट पे जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा, बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। और कहाँ पे? आर&डी के लैंडस्केप में, आर&डी के फील्ड में। तो हमने सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे हैं, लेकिन जो हम ट्रांसफॉर्मेशन इस सेक्टर में ला रहे हैं, आपको एक स्कीम बताएंगे गवर्नमेंट की जो भी शुरू हुई है, उस स्कीम के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं लाते हैं और पुराने ढर्रे पे ही चलते हैं तो फिर हम टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में कुछ बड़ा आर&डी करके नहीं दिखा सकते। समझ गए? एस्पिरेशंस यानी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे। एस्पिरेशंस का मतलब है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, डिज़ायर। इसकी वर्ब है हिंज ऑन। हिंज करना, डिपेंड करना, रिलाई करना, किसी चीज़ के ऊपर निर्भर होना। हिंज ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, एंकर ऑन, ये सारी ऑन प्रेपोजिशन से बनने वाले वर्ब्स हैं। ठीक है ना। हिंज एट लिख दूंगा तो गलत है, एंकर विद लिख दूंगा तो भी ऐसा कोई फ्रेज अंग्रेजी में नहीं होता। ऑन याद रखें, इनके बाद में पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेटिव जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आता हो, जो रेडिकल चेंज, बड़ा बदलाव लेकर के आता हो, ट्रांसफॉर्मेटिव कहलाता है। आर&डी आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते। अब आ जाओ आर्टिकल की वोकैब पे। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से सवा घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सअप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सअप। चलिए, वो कैब शीट अपनी ज़रूर से इस शीट को डाउनलोड करना है आपको टेलीग्राम से, ताकि आप इसको रख सकें रिवीजन के लिए, है ना। अब मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ। फर्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जॉय और हाई स्पिरिट से भर देना, किसी चीज़ को खुशी और जोश से फिल कर देना। द टीम्स वर्ल्ड कप विन एक्सेलरेटेड द फैंस। टीम की वर्ल्ड कप में जो जीत है उसने खुशी और जोश से भर दिया, फैंस को एक्सेलरेट कर दिया।
अब देखो, खुशी और जोश से भरने को एक्साइट करना, थ्रिल करना, अपलिफ्ट करना और इनविगोरेट करना भी बोलते हैं। इनविगोरेट, आप में विगर को इन करके भर दिया है। विगर यानी जोश, इन मतलब अंदर। समझ पा रहे हो उसको याद कैसे रखना है? ठीक है, तो इनविगरेट करना ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, किसी में जोश भरना। चलिए अगला वर्ड अपने पास इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? उपकरण, है ना। जैसे मैंने आपको बताया हुआ थर्मामीटर एक उपकरण है। थर्मामीटर से आप जो है टेम्परेचर को मेजर करते हो। इंची टेप भी एक उपकरण है, एक इक्विपमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इंची टेप से आप लेंथ को मेजर करते हो। तो इंस्ट्रूमेंटल वर्ड वो हर वो चीज़ होगी जो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह किसी काम में हेल्पफुल हो, सपोर्टिव हो किसी चीज़ में, किसी पर्पज़ में। चलिए मैं यूज़ करके दिखाता हूँ इंस्ट्रूमेंटल वर्ड को। भगत सिंह हैड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। भगत सिंह का एक बहुत सपोर्टिव और हेल्पफुल रोल था भारत के आज़ादी की लड़ाई में। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, दिस क्लास हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन माई प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश। ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रही मुझे अपनी अंग्रेजी की तैयारी में, है ना। अगर रही हो तो ऐसा बोल सकते हो। चलिए, इंस्ट्रूमेंटल वर्ड के सारे सिनोनिम्स हैं, कंड्यूसिव, असिस्टिंग, पिवटल। यू विल सी द वर्ड पिवटल इन द आर्टिकल टुडे। कंड्यूसिव भी याद रखना, बहुत बार आएगा, बहुत बार यूज होगा और इसके बाद में टू आता है, कंड्यूसिव टू समथिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पे आएंगे अपने। नेक्स्ट वर्ड है बर्जन। बर्जन का मतलब होता है फलना फूलना, ग्रो एंड प्रॉस्पर करना। द जीडीपी ऑफ द नेशन हैज़ बीन बर्जनिंग एट ए क्विक पेस फॉर लास्ट 2 डेकेड्स। नेशन की जो जीडीपी है, देश की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो फल फूल रहा है बहुत तेज़ रफ्तार से पिछले 2 दशकों से, 20 सालों से। तो ये बर्जन वर्ड है, आर्टिकल में आएगा। ब्लॉसम करना, मशरूम करना, बूम करना, थ्राइव करना, फ्लरिश करना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। शायद थ्राइव नाम का वर्ड भी आर्टिकल में आप देखेंगे। बर्जन और थ्राइव दोनों आने वाले हैं। चलिए अगला वर्ड है स्टेडफास्ट। बहुत दिनों बाद आया है। स्टेडफास्ट का मतलब होता है ढीठ, हठी, किसी चीज़ पे अड़ जाने वाला। स्टबन भी बोलते हैं इसको, लॉयल या फर्म भी बोलते हैं। द अक्यूज्ड किलर रिमेन्ड स्टेडफास्ट इन हिज बिलीफ। जो ये आरोपी हत्यारा था, ये बना रहा हठी या जिद्दी अपने इस बिलीफ में, अपने इस विश्वास में, यकीन में। और क्या बिलीफ था इसको? दैट ही हैड डन द राइट थिंग, कि उसने सही काम किया था, राइट थिंग किया था, टू किल अ क्रिमिनल, एक अपराधी की हत्या करके, है ना। समझ पा रहे हो? सेंटेंस थोड़ा अजीब बना दिया मैंने, पर मीनिंग शायद निकालोगे तो ये वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो जो हत्यारा था वो इस बात पे अड़ा हुआ था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने एक दूसरे क्रिमिनल की हत्या की है, तो वो सही काम है। ठीक है, तो स्टेड फास्ट। चलिए वर्ड आर्टिकल में आने वाला है। अनयील्डिंग और स्टॉन्च बोलते हैं। स्टॉन्च नाम का वर्ड आप बहुत बार देखेंगे। ठीक है, स्टॉन्च, एकदम किसी बात पे अड़ जाने वाला, हठी आदमी। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, कन्वर्जेंस। वर्ड्स का मतलब किनारा, कन का मतलब है साथ। मान लीजिए एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये, 3 आदमी यहाँ से निकले और पहुँच करके मिल गए इस किनारे पे। तो इस किनारे पे इन तीनों ने कन्वर्ज किया। कन मतलब साथ में, वर्ज मतलब किनारे, तीनों किनारे इस पॉइंट पे आकर के मिल गए। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में कन्वर्जेंस। ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसका बिल्कुल उल्टा क्या होता है? डाइवर्जेंस। यहाँ से 2 आदमी थे, एक इधर भाग गया, इधर भाग गया, डाइवर्ज करके। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस एक दूसरे के क्या है? एंटोनिम्स है। चलिए, कन्वर्जेंस को कन्फ्लुएंस भी बोलते हैं, कन्फ्लुएंस भी बोलते हैं। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। कोविड-19 वैक्सीन्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ मैनी स्ट्रीम्स ऑफ साइंस। कोविड वैक्सीन जो है वो एक नतीजा है, रिजल्ट है कन्वर्जेंस का या कन्फ्लुएंस का, कई सारी साइंस की स्ट्रीम्स के, मैनी स्ट्रीम्स ऑफ साइंस के, है ना। काफ़ी सारी साइंस की स्ट्रीम्स जब मिलती हैं तब जाके कोई वैक्सीन बनती है। इसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, हर चीज़ इन्वॉल्व है। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे। समरी ये है कि भारत की R&D की जो रफ्तार है वैसे तो बहुत तेज़ है। हम दुनिया में तीसरे सबसे बड़े कंट्री हैं रिसर्च पेपर के पब्लिकेशन में। हमारे यहाँ पे PhD के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं, तीसरे नंबर पे। ठीक है, US और चाइना के बाद। लेकिन जितनी बड़ी हम इकॉनमी है उतना ज़्यादा खर्चा हम R&D पे नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। लेकिन अब सरकार जाग रही है धीरे धीरे। एक नई स्कीम भी R&D में लॉन्च की है और हमारी इस चुनौती से भी हम निपट रहे हैं, जिसमें फंडिंग की कमी होने की वजह से कंपैरेटिवली इंडिया R&D में उतना आगे नहीं है जितना होना चाहिए। भाई जब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकॉनमी होती है
तो फिर R&D में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये इस आर्टिकल का वो है, मीनिंग है। आज की टोन है एनालिटिकल और सजेस्टिंग, एनालाइज कर रहा है और सजेस्ट करके बता रहा है क्या इंडिया कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहे द एलोकेशन ऑफ ₹1 लाख करोड़ इन द 2025 interim budget aimed at invigorating India's research and innovation ecosystem has energized scientific and research communities। कह रहे जो एलोकेशन है, एलोकेशन मतलब पैसे को अलग करके एलोकेट करके रख देना साइड में कि ये पैसा यहाँ लगेगा, ये पैसा यहाँ लगेगा। कह रहा जी अलग से साइड में रख देने का काम जो है 1 लाख करोड़ को इस साल के अंदरूनी या इंटरिम बजट में, या फिर यूँ कह दें इस साल के प्रोविजनल बजट में। और ये सारा पैसा एलोकेशन किस काम के लिए है? ये एलोकेशन एम्ड एट है, इसका एम बना हुआ है, इसका इशारा बना हुआ है इनविगरेट करना या फिर से जगाना, फिर से जोश से, विगर से भरना भारत के R&D सेक्टर को या रिसर्च एंड इनोवेशन के इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को। कह रहा है ये एलोकेशन जो है ना इस टाइप की, इस एलोकेशन ने एनर्जाइज कर दिया है, एनर्जी से भर दिया है साइंस और रिसर्च की कम्युनिटीज़ को, साइंटिफिक रिसर्च जो है पूरी कम्युनिटीज़ को। समझ गए? एलोकेशन आपका सब्जेक्ट है, हैज़ एनर्जाइज इसकी वर्ब है। एनर्जाइज करना, इन्विग्रेट करना एक ही बात है, किसी चीज़ को जोश से भर देना। इन्विग्रेट, स्टिमुलेट, रिवाइटलाइज, याद है ना सारे वर्ड्स? जोश भरने के लिए जो है, विगर भरने के लिए वर्ड्स यूज होते हैं। चलिए अब इन्विग्रेट वर्ड जब आपने याद किया, देखो विगर से याद रखना है इसको, VIGOR, विगर यानी जोश, है ना। इसी से एक और वर्ड बनता है, इससे मिलता जुलता है, और वैसे तो वो अलग वर्ड है पर मिलता जुलता है, तो आपको याद हो इसी साथ में, देख लो इसके साथ में। दूसरा वर्ड है इनर्वेट, ठीक है, इनर्वेट। मेरे को तो एक जैसे लगते हैं वर्ड, कुछ लोगों को शायद अलग अलग लग रहे हो, इनविग्रेट और इनर्वेट। इनर्वेट जो है इनविग्रेट का बिल्कुल उल्टा है। इनर्वेट का मतलब होता है किसी चीज़ को फिजिकली या मेंटली थका देना या तोड़ देना। मान लीजिए आपसे पढ़ाई करवाई जाए 15 घंटे की और एक हफ्ते तक आपको कोई ब्रेक ना मिले, तो वो पढ़ाई आपको इनर्वेट कर देगी, मेंटली आपको सोख लेगी, वो एकदम समझ गए ना, ब्रेक डाउन कर देगी आपका मेंटल। तो इसी तरीके से मेंटली या फिजिकली कोई चीज़ अगर आपको थका दे, शरीर पे बोझ डाले, दिमाग पे वजन डाले, तो वो आपको इनर्वेट करती है। तो ये दो अलग वर्ड्स हैं भाई, ध्यान रखना, आज के क्विज में मैंने पूछे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ द स्लोगन जय जवान जय किसान टू इंक्लूड जय विज्ञान एंड नाउ जय अनुसंधान अंडरस्कोर्स द पिवटल रोल ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। कह रहे जो इवोल्यूशन है, जो विकास है, डेवलपमेंट है, इस स्लोगन की, पुराना स्लोगन है ना अपने देश में, जय जवान जय किसान। जय का मतलब आप समझते हैं, जो लोग हिंदी नहीं समझते, जय का मतलब होता है विक्ट्री, है ना। इसको हेल बोलते हैं अंग्रेजी में, विक्ट्री या हेल बोलते हैं। कह रहे जी ये स्लोगन जो था, नारा जो था कि जवान की जय हो और किसान की जय हो, जवान को विक्ट्री मिले और किसान को विक्ट्री मिले। कह रहा है अब ये स्लोगन को जो इंक्लूड कर लिया है इसने, जय विज्ञान को, विज्ञान का मतलब होता है साइंस, साइंस को भी आप जो है विक्ट्री की तरह देखें। और अब इसमें ऐड कर दिया गया है जय अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, रिसर्च को भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। कह रहा है ये इवोल्यूशन जो है ना स्लोगन, ये जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, ये इवोल्यूशन अंडरस्कोर या हाईलाइट करती है उस बड़े इंस्ट्रूमेंटल पिवटल रोल को, उस बड़े हेल्पफुल जो है भूमिका को, जो है रिसर्च एंड इनोवेशन की, और किस चीज़ में, फोस्टर करने में, फलने फूलने में, बर्जन करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्हांस करने में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को। इसी स्लोगन को जैसे जैसे आप डेवलप कर रहे हो, आपकी मनस्थिति, आपकी सोचने की क्षमता और सोचने का तरीका सबको पता लगता है। और यही जो आपकी मनस्थिति बदल रही है विज्ञान को लेकर के, साइंस को लेकर के, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, आप इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं और ग्लोबली खुद को कॉम्पिटिटिवनेस भी दे रहे हैं। समझ गए? इवोल्यूशन की होगा अंडरस्कोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोस्टर करना, वर्जन करना, फलना फूलना, थ्राइव करना, है ना, प्रमोट करना। कह रहे जी डिस्पाइट द फैक्ट दैट burgeoning research sector India with gross expenditure on research and development or GERD surging to 12,73,810 million in 2020 and 2021, the country's R&D investment as a percentage of GDP remains trailing behind। चलो इतना ही पढ़ ले। कह रहे बावजूद इस फैक्ट के, और कौन सा फैक्ट के, कि जो बर्जन होता हुआ है या फलता फूलता हुआ है रिसर्च सेक्टर भारत में,
कह रहा है बावजूद इस फैक्ट के, और कह रहा है इसके साथ ही क्या हुआ, इसके साथ हुआ जो गर्ड नाम की चीज़ है वो सर्च कर गई। गर्ड क्या है, टोटल हमारा खर्चा R&D पे पूरे देश में पूरे साल के अंदर, कह रहा है गर्ड के सर्च कर जाने के साथ ही, बढ़ जाने के साथ ही, और ये हो गए इतने लाख मिलियन 2020-21 में। कह रहा है हुआ क्या, कह रहा है बावजूद इसके, इतना सारा खर्चा करने के बावजूद, इतना रिसर्च सेक्टर में डेवलपमेंट और वर्जन होने के बावजूद, थ्राइविंग होने के बाद, हुआ ये कि कंट्री की R&D जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, GDP के एक परसेंटेज के तौर पे अभी भी रिमेन करती है, बनी हुई है ट्रेलिंग बिहाइंड। ट्रेल बिहाइंड करना यानी लैग बिहाइंड करना, पीछे रह जाना रेस में। तो अभी भी रेस में पीछे है, और किसके पीछे है, अदर लीडिंग इकोनॉमीज, दुनिया भर की दूसरी जो लीडिंग इकोनॉमीज है, अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनसे। समझे, कंट्रीज R&D इन्वेस्टमेंट जो है इसकी वो है रिमेन्स। ट्रेल बिहाइंड करना, लैग बिहाइंड करना, पीछे रह जाना, वर्जन करना यानी फलना फूलना, आप ऑलरेडी इस वर्ड को देख चुके हैं। चलिए अब देखो सेंटेंस में एक एरर है, पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, परसों करवाई थी, 2 दिन पहले, डिस्पाइट द फैक्ट, ऑल्दो, इनको कैसे यूज़ करना है। चलो एक बार खुद से चलाओ, अपना दिमाग चलाओ थोड़ा, फिर मैं ये पूरा कर लेते हैं पैराग्राफ, फिर इस एरर पे अपने वापस आएंगे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे। कह रहा है जी, नॉनदलेस इंडिया एक्सेल्स इन नर्चरिंग एकेडमिक टैलेंट, रैंकिंग 3rd ग्लोबली इन द प्रोडक्शन ऑफ PhDs एंड स्कॉलरली पब्लिकेशंस। कह रहा है बावजूद इन सभी चीज़ों के, भले ही हम पीछे हैं, ट्रेल बिहाइंड करते हैं परसेंटेज के तौर पे, नॉनदलेस का मतलब होता है आफ्टर एवरीथिंग, ये सब चीज़ों को कंसीडर करने के बाद भी आफ्टर एवरीथिंग इंडिया एक्सेल करती है, इंडिया बहुत अच्छा काम करती है, एक्सेल करती है नर्चर करने में या पालने पोसने में, फोस्टर करने में एकेडमिक टैलेंट को, पढ़ाई के अंदर टैलेंट को, और ये है रैंक करते हुए 3रे स्थान पे, 3rd रैंक पे ग्लोबली, प्रोडक्शन करने में PhDs को और स्कॉलरली पब्लिकेशंस को, PhD स्टूडेंट्स के द्वारा लिखी गई थीसिस को, रिसर्च जो है पेपर्स को। तो काफ़ी अच्छा हम इसके बावजूद भी कर रहे हैं। इंडिया की वो है एक्सेल्स, ठीक है, नर्चर करना, पालना पोसना, बड़ा करना किसी चीज़ को, समझ गए ना, प्रमोट करना, नर्चर करना, टैलेंट को हम बड़े अच्छे से नर्चर करते हैं, देश में टैलेंट की आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। चलिए अब आ जाओ इस एरर पे, इस कॉन्सेप्ट पे। 2 दिन पहले जो आपने किया था, आज रिपीट करवा रहा हूँ। 2 बार रिपीट हो जाने के बाद आपके दिमाग में वैसे भी बैठ ही जाएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, लेकिन ये दोनों हैं प्रेपोजिशंस। इनके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर ये नहीं ले सकती। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर अगर आ जाए तब बावजूद वाला मीनिंग चाहिए हो, तब क्या करें, तब आप या तो यूज़ करें ऑल्दो कंजंक्शन को, ऑल्दो कंजंक्शन को, या फिर आप डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ जो है इसके बाद में लिख दें द फैक्ट दैट। यही लिख दूं क्या, चलो वैसे ही लिखा हुआ भी दिख जाएगा आपको, द फैक्ट दैट। याद करना बहुत आसान है, इस कॉन्सेप्ट को देख लो, टेक्निकली समझोगे ना, लॉजिकली, तो आपको अपने आप याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। डिस्पाइट इंडिया हैज़ ए ह्यूज इकॉनमी, चलो पहले ये वाला सेंटेंस देखो, दूसरा वाला, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। डिस्पाइट अ ह्यूज इकॉनमी, एवरेज पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री इज लो। डिस्पाइट यानी बावजूद, बावजूद एक बड़ी इकॉनमी के, डिस्पाइट अ ह्यूज इकॉनमी, देश की एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम है, लो है। बावजूद, डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इकॉनमी नाम का नाउन, आगे लग गया कॉमा, प्रेपोजिशन से ऑब्जेक्ट जो है सेटिस्फाई हो गया। ये सेंटेंस पहला वाला जो है बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो गलत है। डिस्पाइट इंडिया हैज़ अ ह्यूज इकॉनमी, मीनिंग तो वही है, डिस्पाइट अ ह्यूज इकॉनमी और डिस्पाइट इंडिया हैज़ अ ह्यूज इकॉनमी। दिक्कत क्या है, डिस्पाइट के बाद में आपने सब्जेक्ट वर्ब का पेयर बांध रखा है, इंडिया हैज़ अ ह्यूज इकॉनमी, ऐसा क्यों कर रखा है भाई? डिस्पाइट तो प्रेपोजिशन है ना, इन स्पाइट ऑफ तो प्रेपोजिशन है ना, तो ये सब्जेक्ट वर्ब के पेयर को जस्टिफाई नहीं कर सकती प्रेपोजिशन, आपको यहाँ पे कंजंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो या तो आप क्या करें, आप यहाँ पे डिस्पाइट जो है इसकी जगह लिख दें ऑल्दो, और मामला जो है आपका सेट हो जाएगा। और यही आपका एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है एग्जाम में, कि आपको ऑल्दो कंजंक्शन का यूज़ करना आता हो। और अगर आप ऐसा ना भी करना चाहें, ऑल्दो ना भी लिखना चाहें, तो डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ के बाद में आप ऐड करें इस फ्रेज को, समझे? ये द फैक्ट दैट जो है ये एक जुगाड़ है, एक स्टेप नहीं है ये। डिस्पाइट से द फैक्ट नाम का नाउन जोड़ देते हो आप, और डिस्पाइट को, इस प्रेपोजिशन को सेटिस्फाई कर देते हो, और फिर दैट कंजंक्शन से नया क्लोज जोड़ देते हो, कंजंक्शन से क्लोज को सेटिस्फाई कर देते हो। तो ये जुगाड़ भी आप कर सकते हैं, या ऑल्दो कंजंक्शन का सीधे सीधे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं।
तो पहला तो आपका चैलेंज ये था कि गलती क्या है ये पकड़ना, दूसरा आपने जो भी सीखा कि गलती को सही कैसे करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे डिस्पाइट द फैक्ट जो है वो गलत लगा हुआ है। क्यों गलत लगा हुआ है? बर्जनिंग रिसर्च सेक्टर इन इंडिया, भाई साहब एक नाउन है खाली, ये वर्ब दिख रही है आपको कहीं? बर्जनिंग एक एडजेक्टिव हो गया, रिसर्च सेक्टर एक नाउन हो गया, इन प्रेपोजिशन होगी, इनका ऑब्जेक्ट हो गया इंडिया, वर्ब तो कहीं है नहीं। तो ये द फैक्ट दैट बीच में बिना काम का है, आप इसको लिखें डिस्पाइट अ बर्जनिंग रिसर्च सेक्टर इन इंडिया, ये बीच वाला निकाल दे। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? बढ़े आगे? चलो, अभी भी समझ ना आया हो तो फिर बताना, फिर किसी क्लास में इसको अलग से लेके आपको समझाएंगे, शायद एडिटोरियल में आप इसको ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे जी गवर्नमेंट एम्पिटस प्रोपेल्स R&D फंडिंग इन इंडिया विद प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग अ मेयर 36.4% ऑफ गर्ड। कह रहा है जी गवर्नमेंट का जो एम्पिटस है, सरकार की तरफ से जो जोर है, एम्पिटस होता है पुश, ड्राइव, मोमेंटम किसी काम को करने का। कह रहा है वो प्रोपेल कर रहा है, वो धक्का मार रहा है, वो उठा रहा है। प्रोपेल मतलब रॉकेट की तरह किसी चीज़ को पुश करके ड्राइव अप करना। तो सरकार का जो पुश है वो ड्राइव अप कर रहा है या ऊपर ले जा रहा है R&D की फंडिंग को भारत में। और कह रहा है प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूट करने के साथ ही हो रहा है काम, खाली 36.4% हमारे गर्ड का। तो लगभग 73.6% जो है सरकार देती है, 36% प्राइवेट सेक्टर से R&D में खर्चा होता है। समझ गए ना? उल्टा है हमारे यहाँ पे। विदेशों में प्राइवेट सेक्टर 80-90% खर्चा करता है, सरकार को 10% ही करना होता है। चलिए, इंडिया इम्पेटस की वर्ब है प्रोपेल्स, प्रोपेल करना मैंने आपको बता दिया, रॉकेट की तरह किसी चीज़ को पुश करना, ऊपर की तरफ ले जाना, है ना। अब मेयर और मेयरली वाला कॉन्सेप्ट आपको करवाया था पिछले संडे को स्पेशल क्लास में, ग्रामर वाली। तो 15 मिनट की क्लास है, देख लेना सभी बच्चे। यहाँ पे अ मेयर की जगह पे मेयरली अ भी लग सकता था। ठीक है, अब क्यों लग सकता था, कैसे लग सकता था, वो यहाँ डाल दे रहा हूँ ऊपर, क्लास का लिंक जाके देख लेना। स्पेशली क्लास कभी कभी इसीलिए लेता हूँ मैं, ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि टाइम मांगते हो उनको आपको अलग से करवाया जा सके। ठीक है, बस याद इतना रख लेना, जिन बच्चों ने क्लास नहीं भी देखी हो, ट्रिक यही है, अ मेयर और मेयरली अ एक ही बात है ऑलमोस्ट। ठीक है, मोस्ट केसेस में। तो यहाँ पे मेयरली अ भी लिखा जा सकता था। कह रहे जी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स अमंग द गवर्नमेंट, बिजनेस एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और HAIs are imperative for maximizing the transformative potential of science and technology on economic expansion। बड़ी बड़ी बातें कह रहे, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं इन सभी के, सरकार के, बिजनेसमैन के, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के। कह रहे ये सारे एफर्ट्स जो है ना, इनके मिले जुले, ये ज़रूरी हैं, इम्पेरेटिव हैं। और क्यों? मैक्सिमाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, हमारी बदलाव की संभावनाओं को, ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। और ये क्यों बदलनी है? ये इसलिए बदलनी है ताकि ये पोटेंशियल लग सके इकोनॉमिक एक्सपेंशन पे, आर्थिक वृद्धि पे, ग्रोथ पे। एक्सपेंशन यानी इन्हांसमेंट, ऑगमेंटेशन, वृद्धि, है ना। चलिए, तो सब मिलजुल के काम करेंगे तो R&D अच्छा होगा और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। एफर्ट्स की वर्ब है आर, इम्पेरेटिव का मतलब है वेरी नेसेसरी थिंग, इसेंशियल, आपकी जो ड्यूटी है या फर्ज है। ठीक है, इम्पेरेटिव कहलाता है। कह रहे जी इंडियाज टोटल R&D इन्वेस्टमेंट इन 2021 सोर टू 17.2 बिलियन डॉलर्स। कह रहा है भारत की जो टोटल R&D है वो 2020-21 में सोर कर गई, इंक्रीज कर गई, बढ़ गई ऊपर जा करके 17.2 बिलियन तक, है ना, इतने बिलियन डॉलर्स तक। प्राइमरली डायरेक्टेड टुवर्ड्स गवर्नमेंट सेक्टर्स, और मुख्यतः प्राइमरली ये डायरेक्टेड थी गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ। 17.2 बिलियन में से आप ऐसा समझ लो लगभग 12-13 बिलियन तो सरकार ही खर्च कर रही है। 1 बिलियन में 8,000 करोड़ होते हैं, ऑलमोस्ट 8200 करोड़, ऐसा समझ लो। तो 8,000 करोड़ रुपया इंटू 17 बिलियन करोगे, 17.2 करोगे, तो ये रुपयों में आप कन्वर्ट कर लेना। तो इसमें से लगभग 75% जो है सरकारी खर्चा कर रही है अपनी सरकारी कंपनियों में, बाकी थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर जो है अपना अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चलिए, सोर करना वर्ड आपने देख लिया, सर्ज करना या किसी चीज़ का बढ़ना, इंक्रीज होना, सोर करना, SOAR। कह रहा है हाउएवर द प्राइवेट इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूशन पेल्स इन कंपैरिजन टू इट्स काउंटर पार्ट्स इन अदर नेशंस। आगे वही बात बोल रहे हैं, हालांकि प्राइवेट इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो पेल कर जाता है, फीका पड़ जाता है, फेड कर जाता है। और कैसे? कंपैरिजन में या तुलना में इसके काउंटर पार्ट्स के, इसके समकक्षों के, बराबरी वालों के, इन अदर नेशंस, दूसरे नेशंस में। पेल इन कंपैरिजन टू समथिंग, किसी चीज़ के तुलना में या कंपैरिजन में फीका पड़ना, तो प्राइवेट सेक्टर फीका पड़ गया। और ये कैसा हो रहा है सारा काम? एक्सेंचुएटिंग द अर्जेंसी फॉर हाइटेंड पार्टिसिपेशन टू अनलॉक इंडियाज लेटेंट R&D कैपेबिलिटीज।
एक्सेंचुएट करते हुए, हाईलाइट करते हुए, इम्फसाइज करते हुए, जोर देते हुए इस अर्जेंसी पे, इस इमरजेंसी पे जो है बढ़े हुए पार्टिसिपेशन की, ताकि अनलॉक किया जा सके इंडिया के लेटेंट या छुपे हुए या हिडन R&D कैपेबिलिटीज़ को। ठीक है, बातें ही हैं बड़ी बड़ी, मेरे ख्याल से कुछ रिपीट करने जैसे इसमें कुछ है नहीं। प्राइवेट सेक्टर और अच्छे से काम करे तो और टैलेंट को हम जा करके टैलेंट को चमका सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। चलिए, कंपैरिजन की वर्ब है, कंट्रीब्यूशन की वर्ब है पेल्स, पेल करना, फीका पड़ना, एक्सेंचुएट करना यानी हाईलाइट करना, ये वर्ड कल की क्लास में करवाया था आपको। लेटेंट यानी हिडन, इनडायरेक्ट छुपा हुआ, कंसील्ड। काउंटर पार्ट आपका समकक्ष होता है, बराबरी वाला। जैसे इंडिया में फार्मा कंपनी कौन सी है, डॉक्टर रेड्डी, तो यूएस में इसका काउंटर पार्ट होगा जॉनसन एंड जॉनसन, है ना, या फाइजर। समझ पा रहे हो ना। इंडिया में सिप्ला है, जैसे सिप्ला शायद बाहर की कंपनी है या इंडिया की है, मतलब इंडिया कंपनी के सामने अगर भारत से बाहर की कंपनी आप रखोगे, दोनों को आपसी में कंपेयर करोगे तो वो एक दूसरे की काउंटर पार्ट्स है। इंडिया में टाटा मोटर्स है, जापान के अंदर टोयोटा है, सब एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं, है ना। चलिए लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा था रीसेंट इनेक्टमेंट ऑफ द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और ANRF एक्ट अंडरस्कोर्स द गवर्नमेंट्स स्टेडफास्ट कमिटमेंट टू कैटलाइजिंग रिसर्च एंड इनोवेशन। रिसेंट जो इनेक्टमेंट हुई है, इनेक्ट करने का काम हुआ है, बनाने का काम हुआ है इस नए एक्ट को, कानून को, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF। ये इनेक्टमेंट ही अपने आप में अंडरस्कोर करती है, हाईलाइट करती है सरकार के उस जिद्दी कमिटमेंट को, स्टेडफास्ट या लॉयल कमिटमेंट को, जो है कैटलाइज करने का, प्रमोट करने का, स्टिमुलेट करने का भारत में रिसर्च एंड इनोवेशन के माहौल को। सरकारें अगर एक्ट बनाने लगे R&D के लिए, साइंस के लिए, समझ लो देश तरक्की कर रहा है। चलिए, एनरोलमेंट की, इनेक्टमेंट की वो है अंडरस्कोर्स। कैटलाइज करना, किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना, उसकी रफ्तार को बढ़ाना। ठीक है, कैटलाइज करना, स्टिमुलेट करना। स्टेडफास्ट यानी बहुत ही हठी, है ना, जिद्दी, लॉयल, स्टॉन्च, अनवेवरिंग, रेजोल्यूट, डिटर्मिन्ड, सारे जो है स्टेडफास्ट के सिनोनिम है जिद्दी के। कह रहा जी नॉनदलेस हर्डल्स परसिस्ट। कह रहा है बावजूद इन सब चीज़ों के जो ऊपर बताई है, आफ्टर एवरीथिंग, हर्डल जो हैं, रुकावटें जो हैं वो अभी भी बनी हुई हैं, हर्डल्स परसिस्ट करती हैं। और क्या क्या है हर्डल्स? इंक्लूडिंग द इम्पेरेटिव ऑफ इंश्योरिंग एक्विटेबल फंड एलोकेशन एंड फोस्टरिंग रोबस्ट इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन। इस हर्डल में शामिल है ये वाला इम्पेरेटिव, ये वाला नेसेसरी ड्यूटी जो है इंश्योर या पक्का करने की बराबरी के फंड एलोकेशन को। ऐसा ना हो फार्मा में 70% फंड जा रहा है और इंजीनियरिंग में 30% ही जा रहा हो, 20% ही जा रहा हो। एक्विटेबल फंड एलोकेशन हो, सभी को बराबर फंड मिले, बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये एक हर्डल है हमें, जो इस चीज़ को हमें इंश्योर करना है। और दूसरा क्या है, फोस्टर भी करना है हमें, नर्चर भी करना है, प्रमोट भी करना है एक मजबूत इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन को। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया, टाटा मोटर्स और IIT खड़गपुर मिल करके कुछ बनाए। इंडस्ट्री और एकेडेमिया जो है, कॉलेज जो है, मिल करके कोलैबोरेट करें R&D के फील्ड में। तो ये हर्डल्स परसिस्ट करती हैं, इन दोनों चीज़ों को हमें करवाना होगा भारत में, जो भी नहीं हो रही हैं। हर्डल्स की वो है परसिस्ट, हर्डल यानी रुकावट, परसिस्ट यानी बने रहना, है ना, बना हुआ होना। कह रहा है वाइल इंडियाज R&D लैंडस्केप ब्रिम्स विद पोटेंशियल, अ मल्टी फैसेटेड अप्रोच इज इम्पेरेटिव टू सरमाउंट चैलेंजेस। जहाँ इंडिया का R&D लैंडस्केप जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सिस्टम जो है, इकोसिस्टम जो है, वो ब्रिम विद करता है पोटेंशियल से। पोटेंशियल यानी टैलेंट या संभावना, ब्रिम विद करना यानी ऊपर तक भरा होना, ओवरफ्लो हो जाने की पोजीशन में होना। तो हमारे यहाँ पे टैलेंट खूब है, पोटेंशियल खूब है, जहाँ ऐसा है वहीं हमें एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच अपनानी होगी, ऐसी अप्रोच लगानी होगी जिसके कई सारे फैसेट हों, कई सारे एस्पेक्ट हों, हर एस्पेक्ट को वो कवर करती हो। और ये अप्रोच बड़ी इंपेरेटिव है, ज़रूरी है सरमाउंट करने के लिए, फतह पाने के लिए इन चैलेंजेस पे, और फुल्ली पूरे तरीके से हार्नेस करने के लिए, यूज़ में लेने के लिए हमारी कैपेसिटी को। और कैपेसिटी हमारी किस चीज़ की है? हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमताएं जो हैं फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, आर्थिक फील्ड में प्रोस्पेरिटी की और ग्लोबल फील्ड में कॉम्पिटिटिवनेस की। प्रोस्पेरिटी यानी रिचनेस, है ना, समृद्धि बोलते हैं प्रोस्पेरिटी को। तो पूरा हमारे पास टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन अप्रोच ऐसी कुछ रखें कि इस टैलेंट को सही तरीके से यूज़ कर सकें। अगर यूज़ नहीं किया और ये टैलेंट ऐसे ही जवान हो के, बूढ़ा हो के मर गया, तो क्या मतलब इस टैलेंट का? और समझ गए ना, किसी काम ही ना आया तो फिर वो टैलेंट काएगा। चलिए, R&D लैंडस्केप की वो है ब्रिम्स, ब्रिम विद करना, किसी चीज़ से फुल होना, एकदम ऊपर तक ग्लास भरा होता है ना पानी से, वो ब्रिम विद कर रहा होता है वाटर। ठीक है, ऐसे इस
फ्रेज को आपको याद रखना है, ब्रिम विद समथिंग। मल्टी फैसेटेड अप्रोच, ऐसी अप्रोच जिसके कई फैसेट हों, कई एस्पेक्ट हों, इसकी वर्ब है इज। इम्पेरेटिव यानी नेसेसरी ड्यूटी। सरमाउंट करना यानी जीतना या फतह पाना किसी चीज़ पे। हार्नेस करना यानी किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना, किसी चीज़ को यूज़ में लेना, ठीक से यूटिलाइज करना, हार्नेस करना। प्रोस्पेरिटी यानी आपकी समृद्धि, ऑपुलेंस, एफ्लुएंस या रिचनेस। करेजी द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट पोर्टेंट्स अ प्रॉमिसिंग ट्रेजेक्ट्री। कह रहा है जो कॉन्फ्लुएंस है, कोऑपरेशन है, कन्वर्जेंस है, मिलने जुलने का काम है सरकारी इनिशिएटिव्स का, सरकारी स्कीमों का, और हमारे प्राइवेट सेक्टर की इंगेजमेंट। कह रहा है इनका जो मिलने का काम है ना, ये काम जैसे ही होगा वो पोर्टेंट करेगा, वो इंडिकेट करेगा। पोर्टेंट करना, आगे के लिए किसी चीज़ को बताना, हेरल्ड करना। तो ये हेरल्ड करेगा, पोर्टेंट करेगा, इंडिकेट करेगा एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रेजेक्ट्री को, एक ऐसे ग्राफ को, एक ऐसे पाथ को, ट्रेजेक्ट्री को जो बड़ा प्रॉमिसिंग है, जिसमें बड़ी संभावनाएं हैं, बड़े प्रॉमिस हैं, होपफुल है। और जो है फॉर इंडियाज़ R&I इंडेवर्स, भारत के रिसर्च और इनोवेशन में होने वाली कोशिशों के लिए, इंडेवर्स के लिए। एंडेवर यानी किसी फील्ड में जो आप मेहनत करते हो कुछ पाने के लिए, वो आपका एंडेवर होता है। ठीक है, चलिए। कॉन्फ्लुएंस जो है पोर्टेंट्स करता है। पोर्टेंट एक वर्ब है। पोर्टेंट का मतलब होता है आगे के लिए कुछ प्रिडिक्ट करना या सिग्निफाई करना। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड अंग्रेजी में हेरल्ड। ठीक है, कुछ आगे का इंडिकेशन देना, हेरल्ड। प्रॉमिसिंग जिसमें प्रॉमिस हो, होप हो, आशा हो, एनकरेजमेंट हो। ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ, रूट, है ना। अगर इंडिया की ट्रेजेक्ट्री ऐसी है तो इंडिया इस पाथ पे जा रहा है। समझ पा रहे हो, ये ट्रेजेक्ट्री है हमारी, ये ग्राफ है हमारा, कैसे हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है। चलिए यहीं पे रैपअप करेंगे क्लास को। ज़्यादा मुश्किल नहीं था पढ़ने में, मुझे नहीं लगा, लेकिन ठीक है, कभी कभी इजी आर्टिकल भी पढ़ लिया करो, है ना। कुछ नया सीखने को इजी में भी मिल जाता है। मुझे आर्टिकल इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने इसको हिंदू के जो प्रीमियम जो पेजेस हैं वहाँ से इसको निकाला। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो अपना। प्राइमरी हिंड्रेंस या चैलेंज क्या है भारत के R&D के फील्ड में एक्सेल या अच्छा करने में? इन चारों में से कौन सी ऐसी बीमारी है हमारे पास जिसकी वजह से R&D के अंदर US, चाइना और फ्रांस जैसी कंट्रीज से हम पीछे हैं? ठीक है, हिंदी में आपको बड़ा देसी भाषा में मैंने क्वेश्चन बता दिया है। अब उस गलत चीज़ को, उस परेशानी को, उस समस्या को, चैलेंज को आपको चूज करना है इन चारों में से। एक बार खुद का दिमाग लगाओ। वैसे तो ये चारों ही समस्याएं हैं, लेकिन इनमें से 3 ऐसे लिख दी मैंने बिना बात, जो है नहीं, जो लिखी गई है आर्टिकल में, वो आपको ढूंढनी है। और फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाला है वीडियो के नीचे, वहाँ से मैच कर लेना है। चलो, इनरवेट का मीनिंग आपसे पूछा है, ये वर्ड मैंने आपको करवाया था, 2 वर्ड करवाए थे, इनविग्रेट, इनविग्रेट, याद है ना, और दूसरा इनरवेट। तो इनरवेट का मीनिंग आपको बताना है, इनरवेट, है ना। देख लो, बर्जनिंग जो वर्ड है इसका मीनिंग आपको पता है, इसके साथ में कौन सी चीज़ सूट करेगी? बर्जनिंग ट्रेजेक्ट्री, बर्जनिंग डेट या बर्जनिंग इंपेरेटिव? थोड़ा आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे। डेट का मतलब होता है कर्जा, इंपेरेटिव का मतलब होता है ड्यूटी, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ या रास्ता। तो तीनों में से कौन सा वर्ड जो है बर्जनिंग से फिट बैठेगा? कोलोकेशन। थर्ड में पूछा है जी, जिद्दी चीज़ को क्या बोलते हैं? फर्म, डिटर्मिनेशन और रेजोल्यूशन वाली चीज़ को 1 वर्ड की भाषा में क्या बोलेंगे? 1 वर्ड बताना है आपको जिद्दी के लिए, करवाए थे आपको सारे। चौथे में बताया ब्रिम नाम का वर्ड जो है, ये जो वर्ब है, इसके साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? ब्रिम विद, ब्रिम एट या ब्रिम ऑन? अभी करवाया है आपको ब्रिम। ठीक है, सही इसका फेज आपको चूज करना है। लबालब भरा हुआ होना, ब्रिम के साथ में क्या लगाएंगे? लबालब, जिससे वो चीज़ भर जाएगी। लास्ट में 2 एरर्स हैं। पहली एरर मिलेगी इसी कॉन्सेप्ट में आपको, और ऑफ कोर्स दूसरी एरर आपको मिलेगी इस वर्ड की वजह से इसके आसपास। मेयर मेयरली वाला कॉन्सेप्ट अलग से कर लेना, आपको करवाया था संडे को, 4-5 क्लास पहले लिखा हुआ है, दिया हुआ है आपको, चैनल पे मिल जाएगा, है ना। और डिस्पाइट वाला आपको आज फिर से जो है रिपीट करवाया। चलिए, आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। चेक कर लो, मेरे आंसर से अपने मैच कर लो। क्लास कैसी लगी? पूरी देखी, समझ में आई सब कुछ, सब चंगा सी? तो PDI लिख देना, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कितने बच्चों को क्लास देख रहे हो और पता लग रहा है ना। चलिए, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल